चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ। मतलब क्या है इसका? इसको बोला जाता है शॉर्ट में एनपीए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और इसे शॉर्ट में एनपीए बोला जाता है। अब ये होती क्या है, हमारे चल रहा है बैंकिंग से रिलेटेड लेक्चर, और भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट। इसमें देखिए एक चीज़ देखिए आप एनपीए के बारे में। तो एनपीए का मतलब क्या होता है? एनपीए का मतलब होता है जो बैंक होते हैं, बैंकों के द्वारा क्या किया जाता है, अग्रिम ऋण जो है कस्टमर को या जो कंज्यूमर उनको भुगतान प्रदान किया जाता है किस्तों का। और जब वह जो भुगतान है वो अगर 90 दिनों से अधिक का विलंब हो जाता है उसमें, तो उससे रिलेटेड जो भी संपत्तियाँ होगी वो कहलाती है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसे हम गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां बोलते हैं। मतलब 90 दिन का समय सीमा दिया और 90 दिन से अधिक अगर हो जाता है, मतलब जो भी लॉ मतलब जो किस्त होती हैं, अगर वो 90 दिन से अधिक उसमें विलंब हो जाता है तो उस प्रकार की संपत्तियां गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां कहलाती है। इसमें अलग अलग श्रेणी देखने को मिलती है हमको। जैसे एनपीए की अगर बात करें तो एनपीए की श्रेणियां हमको देखिए 3 यहाँ श्रेणी देखने को मिलती है। 3 श्रेणी देखिए यहाँ पे: अवमानक परिसंपत्ति, संदिग्ध परिसंपत्ति, हानि वाली परिसंपत्ति। तो अवमानक परिसंपत्ति की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए सब स्टैंडर्ड एसेट्स इनको बोला जाता है। और यहाँ अगर बात करें इसमें तो 90 दिनों से लेकर 12 महीने तक जो पुराना एनपीए है वो हमको इसके अंतर्गत शामिल देखने को मिलता है, अवमानक परिसंपत्ति के अंतर्गत। दूसरा जो है संदिग्ध परिसंपत्ति, जिसे डाउटफुल एसेट्स बोलते हैं। अब इसके बाद जो है 12 महीने से लेकर 3 वर्ष तक का पुराना जो एनपी है वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा संदिग्ध परिसंपत्ति के अंतर्गत आएगा। फिर लास्ट वाली जो है हानि वाली, यानी कि पूर्णतः यहाँ पर सोच लिया जाता है कि अब कोई भरोसा नहीं है, मतलब कोई उम्मीद नहीं है आने की, तो इसको बोला जाता है लॉस एसेट्स। यानी कि 3 वर्ष से लेकर आगे तक, यानी 3 वर्ष से अधिक का जो भी ऋण है जो मिल नहीं रहा बैंकों को, वो कहलाता है यहाँ पे हानि वाली परिसंपत्ति, यानी कि लॉस एसेट्स इनको बोला जाता है। और कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जो जानबूझकर कर्ज ना लौटाने वाले ऋणी होते हैं उनको इरादन चूक करता बोलते हैं, यानी कि विलफुल। विलफुल मतलब खुद अपनी इच्छा से वो है चुकाना नहीं चाहते, उनको बोला जाता है यहाँ पे क्या? इरादन, यानी कि अपने इरादे से वो क्या कर रहा है, जानबूझकर यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ और चीज़ें होती है, जैसे कि आप देखें तो एक होता है द्वितलन पत्र समस्या होती है। तो ये होता क्या है, इसकी अगर बात करें यहाँ पे तो इनको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोला जाता है। तो औद्योगिक उत्पादन की अगर बात करें औद्योगिक उत्पादन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो औद्योगिक उत्पादन में क्या हो जाती है? कमी। औद्योगिक उत्पादन में कमी के कारण औद्योगिक समृद्धि दर घटने लगती है। परिणाम स्वरूप औद्योगिक जो इकाइयाँ होती है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती है, बैंक का ऋण भुगतान नहीं कर पाते, बैंक के ऋण का भुगतान नहीं कर पाते, क्योंकि जो समृद्धि दर है वो घटने लगी है उत्पादन के कारण, जिससे औद्योगिक इकाइयों के बैलेंस शीट खराब होने से बैंकों का भी बैलेंस शीट खराब हो जाता है। और एनपीए का जो मतलब जो बैंक का जो एनपीए है वो क्या होता है, वो बढ़ने लगता है। ठीक है, और इसे ही हम क्या बोलेंगे? द्वितलन समस्या। मतलब जब औद्योगिक स्थिति खराब होती है, समृद्धि खराब होती है, तो बैंकों का ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं, तो बैंकों की स्थिति भी बिगड़ने लगती है और एनपीए की जो संख्या है ये एनपीए में वृद्धि होने लगती है। तो इसे ही यहाँ पे द्वितलन पत्र समस्या बोला जाता है। इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए की पहचान की अगर बात करें तो यहाँ देखिए भारत की बात कर लेते हैं। ठीक है, भारत में बैंकिंग के संबंध में जो एनपीए है, भारत में बैंकिंग के संबंध में जो एनपीए है उसकी पहचान के लिए यहाँ पे हमको 31 मार्च 2014 की बात करें, 31 मार्च 2014 से 90 दिनों के विलंब के मानक को स्वीकार किया गया। यानी कि 90 दिन का अगर विलंब हो जाता है तो वो क्या होती है, वो एनपीए की श्रेणी में आ जाती है। इसके अनुसार यह माना गया है कि जिन सामान्य अग्रिमों के संबंध में 1 वर्ष में 1 तिमाही मतलब 90 दिन से अधिक का ब्याज तथा मूलधन की किस्त का भुगतान प्राप्त ना हुआ हो, तो उस ऋण को हम क्या बोलेंगे? उस ऋण को यहाँ पे एनपीए की श्रेणी में रख देंगे। तो इसे यहाँ पे बैंकिंग के क्षेत्र में एनपीए की पहचान मतलब इस प्रकार से की गई है। 2014 में ये डिफाइन किया गया था। नेक्स्ट जो होता है कृषि के क्षेत्र में भी हमको एनपीए देखने को मिलता है। तो कृषि के क्षेत्र में एनपीए की पहचान कैसे की जाए? तो कृषि के ऋण यहाँ पे प्रदान किए जाते हैं कि नहीं? कृषि के ऋण यहाँ पे प्रदान किए जाते हैं भारत के अंतर्गत। तो उसी के संदर्भ में यह मानक जो है इससे भिन्न है, इससे क्या है? भिन्न है। और जब ब्याज या मूलधन की किस्त का भुगतान निर्धारित तिथि के बाद 2 फसलों के आने, 2 फसल मतलब रबी खरीफ की फसल हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, 2 फसलों तक अगर ना किया जाए तो वो क्या कहलाता है? वो एनपीए की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। कृषि के क्षेत्र में 2 फसल और यहाँ पे जो है यहाँ पे 90 दिन, तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं गैर निष्पादनकारी संपत्ति से संबंधित अनुपात, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो। इसको हम बोल सकते हैं
मतलब अनुपात यहाँ पे बोल सकते हैं। तो किसी भी बैंक की अगर बात करें तो किसी भी बैंक की जो कुल निष्पादनकारी संपत्तियाँ होती है उसके प्रतिशत के रूप में गैर निष्पादनकारी संपत्तियों का भाग ही क्या कहलाता है, मतलब जो टोटल जो संपत्ति है, यानी कि संपत्ति जितनी भी है, मान लीजिए 10,000 है या 10 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, तो उसमें से जो भी गैर निष्पादनकारी संपत्तियाँ होगी उसका जो भाग है वो क्या कहलाता है, गैर निष्पादनकारी संपत्तियों का अनुपात कहलाता है। और इसके संबंध में हमको दो मतलब अनुपात के रूप में दो रूप यहाँ पे संभव हो सकते हैं। तो दो रूप कौन कौन से हैं, सकल गैर निष्पादनकारी संपत्ति अनुपात, और इसको इंग्लिश में बोलें तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो, जिसे GNPAR बोला जाता है। दूसरा जो होता है निबल गैर निष्पादनकारी संपत्ति अनुपात, तो इसे बोला जाता है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो, यानी कि NNPAR इसको बोला जाता है। तो ये दो चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे ये इसकी अगर बात करें तो यहाँ देखिए GNPA जो रेशियो है एक ऐसा ऋण कहलाता है जो वसूली योग्य नहीं रह जाता। वसूली योग्य मतलब जिसको वसूला नहीं जा सकता, और बैंक ने जिसके लिए अपनी पुस्तकों में व्यवस्था या प्रावधान किया हो, परंतु जिसे बैंक की लेखा पुस्तकों में अब भी दिखाया जा रहा हो, मतलब जिसका मतलब जो है वसूली मतलब योग्य नहीं है या फिर संभव नहीं है, ठीक है, उसे बोला जाता है यहाँ पे GNPAR, यानी कि सकल गैर निष्पादनकारी संपत्ति अनुपात। दूसरा जो होता है निबल गैर निष्पादनकारी संपत्ति अनुपात, यानी कि नेट, निबल मतलब नेट होता है, और ऐसा ऋण जिनके कुछ भाग वसूली हो चुकी है परंतु उनके अग्रिम ऋण में जो बैंक है उसकी पुस्तकों में समायोजन नहीं किया गया है, एडजस्टमेंट जिसे बोलते हैं। तो GNPA में जो इनका समायोजन करने के बाद जो बचता है उसे NNPA बोला जाता है। तो ये दोनों चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो हो गया GNPAR यानी कि सकल गैर निष्पादनकारी संपत्ति अनुपात, जिसे वसूले योग्य मतलब वसूली योग्य संभव नहीं है, और निबल मतलब होता है जो वसूला जा चुका है परंतु उसको फिर सकल गैर निष्पादनकारी संपत्ति अनुपात में से घटाने के पश्चात जो प्राप्त होता है वो NNPAR उसको बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमको एक चीज़ देखने को मिलती है जिसके अंतर्गत देखें तो गैर निष्पादनकारी संपत्ति की जो वृद्धि है उसके कुछ प्रमुख कारण हैं। तो जो भारत में प्रमुख कारण है वो हम देखें तो यहाँ देखिए, पहला जो है ऋण प्राप्त करने के लिए गिरवी रखी गई जो संपत्ति है परिसंपत्ति उसकी गुणवत्ता तथा कीमत में कमी आना, तो इसके कारण भी वृद्धि देखी जाती है। दूसरा होता है NPA, ठीक है, तो NPA की जो पहचान है उसके संबंध में स्पष्ट मूल्यांकन प्रणाली का अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। आर्थिक स्थिति, वृद्धि दर तथा जो निर्यात वृद्धि उसमें गिरावट आना, परियोजना के पूरा होने से विलंब के कारण जो है ब्याज तथा मूलधन की किस्तों के भुगतान में विलंब होना। साथ में हम देखें तो ब्याज की दरों में वृद्धि होने के कारण किस्त भुगतान में समस्या होती है। निर्यातक इकाइयों को जो है दिए गए ऋणों के भुगतान के संबंध में विदेशों में आर्थिक मंदी के कारण उत्पन्न समस्या। नेक्स्ट जो है सार्वजनिक बैंकों द्वारा NPA की गणना के संबंध में पहले से चली आ रही विधि के स्थान पर सिस्टम आधारित पहचान पद्धति को अपनाने के कारण भी NPA में वृद्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखें तो नेक्स्ट जो है प्राथमिकता क्षेत्रक जो है, प्राथमिकता क्षेत्रक मतलब जो कृषि से रिलेटेड, उसके संबंध में ऋण के अंतर्गत दिए गए ऋणों के संबंध में अधिक जोखिम की स्थिति का होना। फिर आधारिक संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो क्षेत्र है उसको भी यहाँ पे दिए गए ऋणों में अधिकांश की जो है अदायगी नहीं हो पाती, अधिकांश जो है पे नहीं किए जा सकते। तो ये सभी समस्या या ये सभी कारण हैं जिनके कारण गैर निष्पादनकारी संपत्तियों में वृद्धि हमेशा होते रहती है। तो इनको अगर सॉल्व कर लिया जाता है तो सिंपल सी बात यहाँ पे NPA की जो दर है उसको घटाया जा सकता है, ठीक है, मतलब बैंकों को जो अनावश्यक दवा या फिर जो लॉस सहना पड़ता है वो नहीं सहना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि NPA को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट और साथ में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, तो ये भी हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार की जो योजना या फिर जो एक्ट है वो हमको देखने को मिलते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे पहला जो एक्ट है वो देखने को मिलता है सरफेसी अधिनियम 2002। सरफेसी अधिनियम क्या है? अब सरफेसी का मतलब होता है सिक्योरिटिलाइजेशन, इसको बोला जाता है, देखिए एक एक मैं बताता हूँ। सिक्योरिटिलाइजेशन, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, ठीक है। तो इसे बोला जाता है सरफेसी एक्ट, यानी कि सिक्योरिटिलाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो ये इसका जो होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जानबूझकर अगर ऋणों का भुगतान ना करने वाले हैं जो, तो उनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण यहाँ पे बनाए रखना। तो ये था सरफेसी अधिनियम। दूसरा था ऋण वसूली अधिकरण। अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल बोलते हैं, जैसे NGT होता है ना, वैसे ही यहाँ पे ऋण वसूली ट्रिब्यूनल होता है, जिसे डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बोला जाता है। शॉर्ट में अगर बोले तो DRT इसको बोला जाता है, DRT इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना
93 में सरकार के द्वारा की गई थी। ये भी किससे संबंधित है, एनपीए की जो है, एनपीए में कमी को लेकर, यानी कि एनपीए की समस्या उसको सॉल्व करने को लेकर ये बनाया गया था। फिर दूसरा था एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे हम ARC बोला जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है निजी कंपनी के रूप में की गई थी। इसकी न्यूनतम जो पूंजी थी उसको यहाँ पे 2007 में, न्यूनतम पूंजी को 2007 को 2 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया। और दूसरा है S4A का मतलब क्या होता है, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, तो इसे बोला जाता है S4A, ठीक है। S4A इसको बोला जाता है जो दावित संपदा उसकी सतत जो संरचना उससे संबंधित स्कीम है। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2016 में इसको आरंभ किया गया था। और यह स्कीम जो है वैकल्पिक फ्रेमवर्क है। इसके अंतर्गत संघर्षरत जो कंपनी है उसके ऋण को सतत व असतत हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो अलग अलग कैटेगरी बनाने के लिए इसको जो है शुरू किया गया था, ठीक है। इसके अलावा हमको जो है कुछ योजनाएं देखने को मिलती है। योजना यहाँ हम देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की योजना होती है। तो देखिए यहाँ पे एक योजना होती है जिसका नाम है इंद्रधनुष योजना। तो इंद्रधनुष योजना क्या है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसको रेनबो प्लान बोला जाता है, रेनबो प्लान इसको बोला जाता है। और देश के अंतर्गत हम बात करें, देश के जो सरकारी बैंक है उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए, मतलब ये भी क्या है, बैंकिंग से संबंधित है। तो बैंकिंग से संबंधित यानी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जो बैंक है सरकार के द्वारा 7 सूत्रीय मतलब 7 यहाँ पे मिशन थे और 7 को मिलाकर यहाँ पे इंद्रधनुष उसका नाम दिया गया, यानी कि 7 सूत्रीय जो योजना थी उसका नाम इंद्रधनुष योजना था और इसको शुरू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो 7 सूत्र क्या थे वो हमको देखने को मिलते हैं। जैसे पहला तो है अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियाँ, दूसरा होता है बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो इसको जो है इंग्लिश में बोला जाता है वहाँ पे, पूंजीकरण यानी कि कैपिटलाइजेशन, चौथा है PSB पर से दबाव हटाना यानी कि डिस्टेंसिंग जो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट यानी जवाबदेही, उसके बाद देखें और फिर लास्ट जो होता है प्रशासनिक। तो ये 7 जो सूत्र है, 7 जो फोकस है उन सभी को मिलाकर यहाँ पे इस योजना का नाम दिया गया है इंद्रधनुष योजना। तो इंद्रधनुष योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखें तो इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताएं तो इंद्रधनुष नाम की जो है इस रणनीति को उद्देश्य चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने यानी ट्रांसपेरेंसी लाना, जो फंसा हुआ ऋण है जिसे एनपीए बोला जाता है उसकी मात्रा को कम करना, और बैंकों का जो प्रदर्शन है जो भी कार्य क्षमता उसको सुधार लाना, ये सभी काम था इंद्रधनुष योजना का। गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा जो है सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों के लिए शेयर विकल्प लाने के विषय में विचार कर रही है ताकि उनको जो है बैंकों के प्रबंधन में सहभागी बनाया जा सके। इसके अलावा इंद्रधनुष के अंतर्गत नियुक्तियों को ठीक मतलब यहाँ पे अगर देखें तो ठीक किया जाएगा। सरकारी बैंकों के प्रमुख जो नियुक्त आदि करने वाले जो भी बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसकी स्थापना की जाएगी, पुनः पूंजीकरण के उपाय किए जाएंगे और साथ में बैंक के जो गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि एनपीए है उसका भार कम करने में सहायता की जाएगी, जिससे क्या होगा अधिक ऋण देकर आर्थिक वृद्धि तीव्र करके जो है सरकार का उद्देश्य पूरा हो सके। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पर। इसके अलावा एक दो चीज़ और आपको देखने को मिलती है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ किसकी, बैड बैंक की। बैड बैंक का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे बैड बैंक की बात करें, बैड बैंक मतलब होता है जैसे जो अनुसूचित बैंक होते हैं जिसका वर्णन आरबीआई की जो द्वितीय अनुसूची है उसमें वर्णित रहते हैं। तो वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ती हुई गैर निष्पादनकारी जो परिसंपत्ति है उसकी समस्या को समाप्त करने, मतलब इस समस्या एनपीए की समस्या को समाप्त करने के लिए बैड बैंक की शुरुआत की गई थी। और यह एक ऐसा बैंक होगा जो सभी संस्थाओं के डूबत ऋण एवं जोखिम ऋण है, जोखिमपूर्ण जो ऋण है उसको अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रबंधित करेगा। तो ये हमको देखने को मिला बैड बैंक। इसके अलावा एक और यहाँ पे चीज़ देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं पारा। पारा का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र जो संपदा पुनर्वेशन एजेंसी है, इसको बोला जाता है। और आर्थिक समीक्षा थी 2016-17 की, उसमें असंशोधित ऋण यानी कि बैड लोन या एनपीए समस्या के लिए जो पारा है यानी कि PARA इसके रूप में एक समाधान प्रस्तुत किया गया था। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पब्लिक सेक्टर एसेट्स रिहेबिलिटेशन एजेंसी, इसको शॉर्ट में बोला जाता है पारा। और इसे बैड बैंक भी हम कह सकते हैं, मतलब बैड बैंक जिसके बारे में हमने पढ़ा। और यह एक ऐसी स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र इकाई है जो बैंकों के सबसे बड़े एनपीए खाते की पहचान करेगी और बैंकों से उन्हें खरीद लेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। किसके संबंध में, सरकार द्वारा, मतलब यहाँ पे जो पारा जो कि
बैड मतलब जो एनपीए से संबंधित समस्या उसको सॉल्व करने के लिए, बैड बैंक जो है वो भी एनपीए से संबंधित समस्या को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे आईडीबीआई है, ठीक है। आईडीबीआई मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जो कि औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप 5 के अंतर्गत ये जो है देखने को मिलता है बेड बैंक की श्रेणी में, यानी कि शीर्ष 5 जो एनपीए धारित वाले जो बैंक है उसमें आईडीबीआई पहले नंबर पर देखने को मिलता है, जिसमें सकल जो एनपीए है उसकी मात्रा हमको 30.78 देखने को मिलती है, और निवल एनपीए की अगर बात करें तो 18.78% देखने को मिलती है। तो ये दोनों चीज़ देखने को मिलती है। दूसरे में आपको यूको बैंक देखने को मिलेगा, तीसरे में आपको इंडियन ओवरसीज़ बैंक देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, फिर देना बैंक। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके बाद बैंकिंग विनियमन अध्यादेश भी आया था 2017 में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होगा अगर आप सही से पढ़ रहे हैं, तो बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश आया था, और ये 5 मई 2017 को राष्ट्रपति ने एनपीए यानी कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रभावी रूप से समाधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को सशक्त बनाने से संबंधित एक अध्यादेश जारी की था, मतलब मंजूरी यहाँ पे दी गई थी। और यह अध्यादेश भारतीय रिजर्व बैंक को प्रत्यक्ष रूप से एक ऋण डिफॉल्ट के मामले में दिवालिया प्रक्रिया जो है प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया गया था। और अब भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए से उचित तरीके से निपटने के लिए या निपटाने के लिए पैनलों की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो हमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलती है, जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे वित्तीय समावेशन क्या होता है, और ये सारी चीज़ देखने के पश्चात हमारा जो है ये बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक मतलब जो बाकी के टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे देखेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। एनपीए से संबंधित हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे देखे हैं। तो देखिए एनपीए से संबंधित यहाँ पे चीज़ें हमने देखे हैं अभी, जैसे जो एनपीए होता है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स होता है, जिसके अंतर्गत हम देखिए इसको गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ बोलते हैं, कितने प्रकार की होती है और क्यों ये एनपीए घोषित कर दिए जाते हैं, उसकी पहचान कैसे की जाती है, कृषि के क्षेत्र में उसकी पहचान कैसे की जाती है। उसके बाद उसका अनुपात हमने देखे, उसके प्रमुख कारण देखे वृद्धि के, और गवर्नमेंट के द्वारा या जो आरबीआई है उन दोनों के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए इसको कम करने के लिए। इंद्रधनुष योजना के बारे में हमने जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।